Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, Chemistry Faculty, Goal Institute. Students, we have paper of AITS flashback test 3rd and we will see solution of organic chemistry questions. We have questions number you can say 53. तो 53 में क्वेश्चन है among reaction proceeds, अच्छे से देखेंगे, which shown indicated major product. दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट इंडिकेट किया गया है. चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए. ओके, तो फर्स्ट को देखिए. फर्स्ट ऑप्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास एक एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन में HBr और R2O2 दिया है. स्टूडेंट्स HBr का सिर्फ अगर एडिशन होगा तब तो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, लेकिन अगर HBr के साथ पर ऑक्साइड दे दिया तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो अगर इसमें HBr और R2O2 दिया हुआ है तो देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक यहां पे Br लगेगा, होगा ना स्टूडेंट्स, एंटी मार्कोनिकॉफ से यहां पे. तो ये तो दिया नहीं हुआ है, मतलब इंडिकेटेड मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ओके, नाउ सी सेकेंड ऑप्शन जो है जरा उसको देखो. कंपाउंड आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहां पे डबल बॉन्ड. अब इसमें दिया HBr तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, R2O2 नहीं है, ठीक है, सिर्फ HBr दिया है. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओगे तो पहले इस पे H+ का अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा H+ पे. इससे क्या बनेगा जरा देखना, यहां पे प्लस आ जाएगा, H+ जोड़ना है, ये इस पे अटैक करेगा तो यहां H लग जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब स्टूडेंट्स जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन बनने के बाद सबसे पहला चीज क्या होता है कि अगर रीअरेंजमेंट हो तो रीअरेंजमेंट कराएंगे. यस, रीअरेंजमेंट होगा, प्लस अगर इस कार्बन पे आ जाए तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा. और इस रीअरेंजमेंट के लिए शिफ्टिंग किसका करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे अपने पास 3 मिथाइल ग्रुप है और तो कुछ है नहीं, तो CH3- का शिफ्टिंग करेंगे. ठीक है, करो. तो यहां से स्टूडेंट्स अगर हम CH3- का शिफ्टिंग कर दें तो इस कार्बन पे 2 CH3 आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा एक और यहां CH3, ये CH3 उठ के यहां आ गया और इस कार्बन पे प्लस. अब अगर Br- का अटैक कराओगे तो इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, Br. अब अगर Br- का अटैक कराओगे तो इस कार्बन पे लगेगा Br. मतलब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पे लग गया Br. अब ऑप्शन में सर्च करो कहां पे ये दिया हुआ है, ये देखो यहां पे एक CH3, 2 CH3 हो गया, एक Br और CH3, मतलब ये करेक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट. यही ना हम लोगों से पूछ रहा था कि मेजर प्रोडक्ट इंडिकेटेड किसमें करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट है. बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन को देखो स्टूडेंट्स, NBS दिया हुआ है, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड. इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो जो C+C है उसके कंजुगेटेड पोजीशन पे पहले फ्री रेडिकल बनाओगे. ध्यान से सुनना, अगर NBS दिया है तो NBS के केस में प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तुम C+C के कंजुगेटेड पोजीशन पे रेडिकल लाओगे, फ्री रेडिकल बनाओगे. उसके बाद उसमें रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस कराने से और रेडिकल बना. अब उन सब पे Br- का अटैक करके प्रोडक्ट बनाते हैं. मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल रेडिकल के करस्पॉन्डिंग बनेगा. आपसे तो मेजर प्रोडक्ट स्टूडेंट पूछा, तो देखो यहां डबल बॉन्ड है तो डबल सिंगल, यहां जो रेडिकल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, यहां जो रेडिकल बनेगा वो तो लेस स्टेबल होगा. होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा. लेकिन देखो इसमें Br तो यहां पे जोड़ दिया है, तो क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं, ये माइनर प्रोडक्ट होगा. दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, ये गलत ऑप्शन हो गया, ये भी गलत था. फोर्थ को देखो, Br2H- दिया तो Br2H- दे या Br2UV लाइट दे, उन सब केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं होता है. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो इस वाले पोजीशन पे होगा, वहां से H हटा के क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, Br. लेकिन लगाया कहां पे, यहां पे लगाया, देखो इसका मतलब ये भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 53 के बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 56। ओके, 56 में एक एसर्शन और एक रीजन दिया हुआ है और फिर उसके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, देखिए कहता है मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। स्टूडेंट्स होता क्या है ना, CH4 का रिएक्शन, ये ऐसे याद रखने वाला रिएक्शन है। H2O स्टीम फॉर्म में ये रिएक्ट कर पाता है इससे, तो स्टीम से अगर रिएक्ट करोगे तो एक प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2 गैस इवॉल्व होता है और इससे H2 लार्ज स्केल में बनता है। लार्ज स्केल में बना इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो हाँ ऑब्वियस सा बात है, निकेल कैटलिस्ट लेंगे 1273 केल्विन ये जो दिया ये तो लेंगे, तब बनता है ये। तो वही लिखा है कि इससे डाइहाइड्रोजन बनता है, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है कि द मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, डाइहाइड्रोजन गैस। यस ये भी सही है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होगा। कहता है कि CO प्लस H2 किए, सॉरी CH4 प्लस H2O किए तो H2 गैस बना। अब ये इंडस्ट्रियल मेथड है तो वो उसका रीजन नहीं हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, दैट मींस करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद कौन सा है 56 के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 60 आ गया हम लोगों के पास। अब इसमें क्या कहता है, पेंटेन 3 ऑन एंड मिथेनॉल आर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस किए, तो ओजोनोलिसिस करने से एक तो बना पेंटेन 3 ऑन और दूसरा बना मिथेनॉल। तो कहता है आप एल्कीन बताओ। देखो इसका सबसे आसान सा ट्रिक क्या है, कैसे बनाओगे इसको। पेंटेन 3 ऑन कह रहा है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो 1 2 3 4 और 5, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, पेंटेन 3 ऑन। 1 2 3 नंबर पे है, इधर से भी 1 2 3 पे, तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑन। और क्या दिया स्टूडेंट्स, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, तो ऐसे लिख दो इसको भी H और H। तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये दिया। अब क्या करो तुम, O2 यहां से रिमूव कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, O2 रिमूव कर लो। अब O2 रिमूव करोगे तो यहां से बनेगा क्या, वो जरा देखना। CH3 CH2 C से नीचे ये लगा देते हैं CH2 CH3 और फिर C से यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्टेंट होगा। हम लोग ओजोनोलिसिस करा के भी देख सकते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियसली यही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्टेंट हो गया जिसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये दो प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो बनेगा। अब इसका IUPAC देख लो, तो कहां से करोगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड को ऑब्वियसली प्रायोरिटी देंगे, तो 1 ये 2, अब इधर चलो चाहे इधर चलो बात बराबर है, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, देखो इथाइल, तो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, देखो किस ऑप्शन में दिया है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था एक, और इस तरह का क्वेश्चन नीट में आपसे इजीली पूछ सकता है। ठीक है, और बहुत आसानी से आपसे बनेगा भी। मान लो ये चीज नहीं भी आ रहा है तो भी तुम इसको बना सकते हो। क्या करोगे, सीधा सीधा ऑप्शन देखना किसके ओजोनोलिसिस से गिवन प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे भी बना सकते हो तुम। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अब 60 के बाद अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 62। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया है, समझोगे थोड़ा सा। साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया और इसमें लगा देते हैं मिथाइल, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, Br2H न्यू दिया है, Br2H न्यू,
तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में Br2 दिया है, तो जहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे Br लगेगा, तो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा इस पोजीशन पे स्टेबल होगा, तो यहां से H हटा के Br लगा देंगे। ठीक है, लगा देते हैं। तो एक CH3 तो है ही, एक ब्रोमीन लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A बन गया, ये दिस इज A। फिर एल्कोहलिक KOH दिया और D नहीं स्टूडेंट, ये हीट है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा हीट है। अब इसमें अगर एल्कोहलिक KOH दोगे तो E2 एलिमिनेशन होगा, एल्कोहलिक KOH देने से E2 एलिमिनेशन होगा, तो सेटजेफ एल्कीन बनाओगे, तो यहां से Br और यहां से H हटा दो, वही सेटजेफ एल्कीन बनेगा। तो देखो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, तो ये जो एल्कीन बना उसका नाम दिया है B। ठीक है भाई, इसको नाम दे दिया है B। अब इसमें फिर HBr नहीं दिया स्टूडेंट्स, HBr R2O2 ROOR परऑक्सी लिंकेज है, तो परऑक्साइड हो गया, तो HBr और परऑक्साइड दे दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? ठीक है भाई, तो इस B में अगर हम दे दें HBr और R2O2 तो स्टूडेंट्स कौन से रूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ से होगा। ओके, तो अगर मार्कोनिकॉफ से जोड़ना होता तो इस पोजीशन पे जोड़ते, एंटी मार्कोनिकॉफ से जोड़ना है तो यहां पे जोड़ेंगे। ठीक है, चलो जोड़ देते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट बना, यहां CH3 तो है ही, और इस पोजीशन पे क्या आ गया? Br, और इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है C। तो सारा प्रोडक्ट हम लोग बना लिए। अब ऑप्शन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है? A एंड C आर सेम। देखो तो A कहां गया? ये देखो A और ये C, तो A और C सेम तो नहीं है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे Br है, इसमें फर्स्ट मतलब Br और CH3 इसमें सेम पोजीशन पे, इसमें नहीं है, नहीं सेम तो नहीं होगा। फिर पढ़ो, A एंड C आर नॉट आइसोमर, नहीं गलत है। A एंड C आर पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल सही है। क्यों स्टूडेंट्स? A का नाम क्या होगा जरा तुम देखो, A का नाम होगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मिथाइल का पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों कैसा आइसोमर हुआ? पोजीशन, मतलब पेरेंट चेन सेम है, साइक्लोहेक्सेन इसमें भी है, A में भी है। अब जो पोजीशन है, जैसे Br को फिक्स करो तो CH3 का पोजीशन चेंज हो गया, तो ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमर। तो A और C ये क्या होगा स्टूडेंट्स? पोजिशनल आइसोमर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो देखो A एंड C आर पोजिशनल आइसोमर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन नीट के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा दिया हुआ है। ओके, 62 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच कॉलम का है हम लोगों के पास, और वो है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, चलिए देखते हैं मैच कॉलम क्या है। मैच कॉलम 1 with 2। अब क्या क्या दिया देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विथ रीएजेंट्स इन कॉलम 1 टू गिव प्रोडक्ट इन कॉलम 2, और उसको मैच करना। क्या है स्टूडेंट? 1 ब्रोमोप्रोपेन, मैं यहां लिख देता हूं, देखो CH3 CH2 CH2 Br, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन का इनमें से जो रिएजेंट दिया है उससे रिएक्शन करवाया है, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उससे हमें मैच करना है। ठीक है, इजी, हम लोग बना सकते हैं इसको। तो फर्स्ट है LiAlH4। स्टूडेंट्स LiAlH4 क्या प्रोवाइड करेगा? इसको अगर कंप्लीट ब्रेक करोगे तो Li प्लस Al3 प्लस और 4H माइनस, माने H माइनस प्रोवाइड किया, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड किया। स्टूडेंट्स जहां भी LiAlH4 या NaBH4 दे, मतलब तुम सीधा समझो तुम्हारे काम का चीज H माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो H माइनस इसको किस तरह से रिड्यूस करेगा? H माइनस इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया और Br को रिमूव कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनेगा। ठीक है, चलो मिलाते भी चलते हैं। तो LiAlH4 देने से इनमें से क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना भाई, तो A का 4 हो गया। ठीक, अब NaOR इसी में सोचो NaOR दे, इसको कैसे देखोगे? तो Na प्लस OR माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? OR,
विलियमसन सिंथेसिस। तो ये अब इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br को हटा देगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2 OR-। तो ईथर बना कि नहीं स्टूडेंट्स? तो देखो ईथर किस में दिया हुआ है, ये देखो B का थर्ड हो जाएगा। फिर AgCN से दिया। स्टूडेंट्स अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KCN से करोगे या NaCN से तो Cn लगता है, AgCN से करोगे तो Nc लगता है। होता है कि नहीं होता है? हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ते हैं, ठीक है। Cn माइनस जब रहेगा KCN के केस में तो C साइड से अटैक होता है कि नहीं होता है? Cn माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन वाला साइट मोर एक्टिव साइट होता है, तो C साइट से अटैक होगा तो RCN बनेगा। और अगर AgCN ले तो AgCN के केस में तुम्हें पता है ऐसा होता है AgCN। तो इसमें Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अटैक एल्काइल हैलाइड पे N से होगा और N से अटैक होगा तो NC बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? तो इसलिए AgCN के केस में बनेगा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, इससे मिला दिया। फिर NaI क्या देगा स्टूडेंट? I माइनस। अब I माइनस का इस कार्बन पे अटैक कराओ, Br को भगा दो तो आयोडाइड बन जाएगा। तो एल्काइल आयोडाइड ये देखो सेकंड में दिया है। चलिए तो अब ऑप्शन देख लीजिए, A का 4 किसमें है? A का 4। फिर देखो B का कौन सा हो गया? थर्ड। B का थर्ड, C का हो गया 1 और D का हो गया 2। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही जो हेलो एल्केन का जो वेरियस रिएक्शंस था जो आपको पढ़ना है, उसी को कॉलम मैच के फॉर्म में दे दिया गया। आसान रिएक्शंस था बट कॉलम मैच के फॉर्म में दे दिया, तो इसमें हम लोग को गलती नहीं करना है, एकदम शांत दिमाग से बनाएंगे और 1 मिनट के अंदर बनेगा आपसे ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 66। देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपसे तुरंत बन जाएगा। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ AgNO3। AgNO3 से रिएक्शन करके कौन प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से Br माइनस अगर निकल गया, मतलब AgNO3 रिएक्शन करेगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो वही बोल रहा है कौन नहीं देगा प्रेसिपिटेट। तो अगर Br माइनस यहां से निकल भी गया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। और स्टूडेंट्स अगर इस पे प्लस आएगा तो ये एरोमेटिक हो गया कि नहीं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। यस, तो ये इजीली Br माइनस जो है वो दे सकता है, मतलब इसमें AgBr का प्रेसिपिटेट इजीली बनेगा, तो ये तो दे सकता है। अपने से पूछा किसमें नहीं देगा, चलो B को देखते हैं। ये भी अगर Br माइनस दे, यहां पे प्लस आए तो पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये भी Br माइनस इजीली दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन को देखो तो ये भी Br माइनस दिया तो इस कार्बन पे आया प्लस, और प्लस आएगा तो पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है Br माइनस के हटने से, तो AgBr बनने का टेंडेंसी आसान होगा, इजीली बनेगा, ज्यादा होगा टेंडेंसी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां से अगर Br माइनस निकलता है इस थर्ड ऑप्शन से, तो यहां जो प्लस आएगा तो ये कैसा कार्बोकेटायन बना? ये बना वाइनाइलिक कार्बोकेटायन। अब स्टूडेंट्स वाइनाइलिक कार्बोकेटायन क्या हुआ? C डबल बॉन्ड C के दोनों कार्बन को वाइनाइलिक कार्बन कहते हैं, तो उस पे अगर प्लस है तो वो वाइनाइलिक कार्बोकेटायन हो गया। तो ये वाइनाइलिक कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों भाई, क्यों हाईली अनस्टेबल होगा? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? तो क्योंकि ये कार्बोकेटायन बहुत लेस स्टेबल बन रहा है, मतलब यहां से Br माइनस निकलने का टेंडेंसी, मतलब AgBr प्रेसिपिटेट बनने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये मतलब कि थर्ड ऑप्शन AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं देगा AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद क्वेश्चन नंबर है 67। देखो 67 में क्या आता है? SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी इन कंपाउंड्स का कह रहा है। SN2 का रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स?
SN2 रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट द सबस्ट्रेट। सिंपल सा चीज, और ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या क्या सबस्ट्रेट दिया हुआ है। जैसे X जो सबस्ट्रेट दिया है उसमें क्या लिखा है, C6H5 CH2Br, X में ये लिखा। ठीक है, जैसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे तुमसे तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो X के बाद Y में क्या लिखा हुआ है, C6H5 हॉल टू CHBr, मतलब CH से 2 C6H5 लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं 2 C6H5 और Br, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखो Z में क्या दिया हुआ है, C6H5 CH, फिर CH से एक CH3 भी लगा हुआ है और Br, और एक W और दिया हुआ है, इसको यहां बना देते हैं। उसमें देखो क्या है W में C6H5 पहले बना लेते हैं, C से एक CH3 है, एक C6H5 भी है और फिर Br है। तो जैसे ही तुम ये स्ट्रक्चर बनाओगे बस क्वेश्चन हो गया। अब स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम किसमें है, X में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा X। अब X के बाद देखो Y और Z में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि Y में 2-2 फिनाइल रिंग दिया हुआ है, तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट X के बाद कौन सा होगा, Z के बाद कौन सा होगा, Y, और सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है किसमें, W में, तो सबसे लेस रिएक्टिविटी SN2 की किसमें होगी, W में। तो आंसर क्या होगा, X Z Y W। अब देखो किसमें, X Z Y W, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है SN2 की रिएक्टिविटी का, और ये एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द इनकरेक्ट पेयर ऑफ IUPAC नेमिंग। चलिए IUPAC नेम लिख के देख लेते हैं और उसके बाद इनकरेक्ट पेयर हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें ये कीटोन ग्रुप है, इधर से एक 2 नंबर पे, इधर से एक 2 3 नंबर पे। ठीक है, तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, 6 कार्बन का चेन है, तो रूट वर्ड होगा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, और कितने कितने पे ओन है, तो 2 पे और 4 पे, तो 2,4 डाइओन, तो हेक्सेन 2,4 डाइओन। हमसे इनकरेक्ट पेयर पूछा, ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं ये कैसा है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं जरा, देखो सेकंड वाले का, CH2OH, फिर CH2 3 बार, CH2 CH2 CH2, फिर CH2, फिर COCH3, ऐसा दिया हुआ है। अब इसका IUPAC लिखोगे तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा स्टूडेंट, एक कीटोन और दूसरा एल्कोहल। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन। तो ये OH क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियसली नंबरिंग करते टाइम में ये थोड़ी ना देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है, तो फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से नजदीक है, इसका मतलब नंबरिंग यहां से करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसका जो नाम होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 7 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, फिर 7 कार्बन का चेन है, तो रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स एन, और कितने पे ओन, 2 ओन। तो नेम क्या हो गया स्टूडेंट, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 पे ओन। लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 पे ऑल, इसका मतलब ये रॉन्ग है, अपने से इनकरेक्ट पेयर ही पूछा है। थर्ड ऑप्शन को देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। स्टूडेंट Br सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, मतलब 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन होगा। लिख के क्या दिया, 1 ब्रोमो प्रोपिन, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन को देखो तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट है ये 2, तो 1 डाइक्लोरो और इथेन, ये सही दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया स्टूडेंट, बी और सी। अब देखो कौन से ऑप्शन में बी और सी दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, और इसमें गलती से फोर्थ ऑप्शन में भी दे दिया है। तो ये स्टूडेंट सिंपल मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा अभी, क्योंकि दोनों में सेम चीज दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि दोनों में ही बी और सी प्रिंट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
74 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए 76 में क्या कहता है स्टूडेंट्स। हाँ, हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लोग जानते हैं कि जो डोनर ग्रुप होता है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है और जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। तो इसमें क्या देखना है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग मतलब डोनर। चलो देखते हैं। तो NH2 हाँ फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है तो ये होगा डोनर। CHO क्या है? एक्सेप्टर। फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रेजोनेंस का एक्सेप्टर ग्रुप है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। फिर COOH ये भी वही है, फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये एक्सेप्टर होगा और एक्सेप्टर क्या होता है? डीएक्टिवेटर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। COH हो गया। उसके बाद OMe यस फर्स्ट एटम O पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये डोनर होगा, डोनर है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, सही है। फिर नेक्स्ट है OCOCH3 फर्स्ट एटम पे अगेन लोन पेयर है, तो फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होगा तो डोनर, डोनर होगा तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। फिर है इथाइल CH2CH3, ये भी प्लस आई से दे सकता है, हाइपर कंजुगेशन से दे सकता है, डोनर है तो ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। उसके बाद है इथाइल के बाद CONHCH3 ये तो नहीं होगा, क्यों? एक्सेप्टर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसा ग्रुप क्या होता है? एक्सेप्टर रेजोनेंस का -M शो करता है, तो डीएक्टिवेटर हो गया, ये हो गया। फिर SO3H, तो फिर से वही फर्स्ट सेकंड के बीच में मल्टीपल और सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक्सेप्टर होगा मतलब कि डीएक्टिवेटर, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है NHCOCH3, एक ऑप्शन है NHCOCH3, तो देखो फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो डोनर होगा और डोनर है तो एक्टिवेटर। और सबसे लास्ट में अगेन मिथाइल दिया है, तो मिथाइल भी हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों से डोनेट करता है, तो डोनर। तो इसमें कितना ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है मतलब डोनर है, ये आपको देखना है। चलिए काउंट कर लीजिए, यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 6, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 76 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है 84। क्या कहता है इसमें? देखो 84 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा, ठीक है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको SE रिएक्शन ऐसा भी लिख देता है, ठीक है, SE रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा चीज है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के RDS में होता क्या है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तो बेंजीन अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो बेंजीन क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका ज्यादा होगा, मतलब डोनर ग्रुप अगर कोई लगा है तो वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की टेंडेंसी भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी डोनर ग्रुप हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब देखो O- ये बेटर डोनर होगा OH से भी और NH2 से भी। सिंपल सा चीज सोचो ना, O डोनेट करेगा यहां रेजोनेंस करके तो O पे प्लस, N डोनेट करेगा N पे प्लस, लेकिन ये O- रेजोनेंस करेगा तो माइनस इसका खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? O- का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में होगी? रिंग में, X में। तो सबसे ज्यादा X में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पे सबसे इजीली अटैक करेगा।
उसके बाद OH और NH2 में कैसे देखो, O डोनेट किया तो O पे प्लस आएगा, N डोनेट किया N पे प्लस, और तुम्हें पता है N पे प्लस मोर स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी, Z में, उसके बाद किसमें होगी, Y में, और W में तो कोई डोनर लगा ही नहीं हुआ है, तो कोई डोनर नहीं है लगा हुआ, तो सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी W में होगी। तो ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, XZYW, देखो किसमें दिया है, XZYW सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो 84 के बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, चलो 85 देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स NaNH2 लिखा है, मतलब एक्स मोल NaNH2, तो कितना मोल NaNH2 है ये तुमसे पूछा है बेसिकली। ठीक है, चलो देखो क्या है इसमें, तुमको दिया सबस्ट्रेट CH3CHBr और CH2 के साथ भी Br, इसमें NaNH2 दिए। सिंपल एल्काइन के प्रिपरेशन का मेथड याद करो, यही मेथड है। हम लोग एल्कोहलिक KOH और सेकेंड स्टेप में NaNH2 ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट NaNH2 दिया, कोई बात नहीं, और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। तो पहले क्या होगा, Br और H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, और दोबारा से फिर Br और H हटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कितना मोल NaNH2 का यहां रिक्वायरमेंट होगा, 2 मोल का यहां रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 1 मोल 1 BrH हटाया, फिर दूसरा मोल दूसरा BrH हटाया, तो 2 मोल यूज कर लिए, तो बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 मोल यूज हो गया। अब 1 मोल फिर से NaNH2 दोगे, तो NH2 माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से H प्लस खींचेगा, तो क्या बनेगा जरा देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, तो 1 मोल यहां भी यूज हो गया, ये बन गया। अब फाइनली इसको C2H5Br पे अटैक करा दो, CH3CH2Br, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक किया, Br को भगा दिया। क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां से CH3CH2 और इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और फाइनल प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल कितने मोल NaNH2 का यूज हुआ हम लोगों के पास, 2 मोल यहां पे और 1 मोल ये, तो टोटल 3 मोल्स का यूज हुआ। तो X का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, 3। अब 3 जो है देखो, ये ऑप्शन 1 में भी दिया है और ये ऑप्शन 4 में भी दिया है, तो एक्चुअली ये स्टूडेंट मिसप्रिंट है और कुछ नहीं। तो अभी तो दोनों में क्योंकि दिया है, तो हम दोनों आंसर को करेक्ट मानेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 एज वेल एज 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 85 के बाद देखिए, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है आपसे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो कैसे देखते हैं SN1 की रिएक्टिविटी, तो आपको पता है कि SN1 रिएक्टिविटी जो होगी that will be directly proportional to stability of carbocation formed। तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहीं पे बना लेते हैं, ये Br गया यहां प्लस, ये Br गया यहां प्लस, यहां भी प्लस, और ये Br गया यहां प्लस। अब देखो स्टेबिलिटी देखना, ये OCH3 प्लस M से स्टेबलाइज करेगा, ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई नहीं लेना है, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग होता है, NO2 माइनस M से खींचेगा, और यहां तो कुछ नहीं लगा। तो ऑब्वियस सा बात है, डोनर ग्रुप अगर रहेगा तो वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो डोनर में कौन सा है, ये प्लस M से डोनेट कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा स्टूडेंट, प्लस M, इसलिए D का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो तो डोनर किस में है, C में। अब A और B में तो एक्सेप्टर लगा है, तो कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, तो उससे ज्यादा किसका होगा, A, और A के बाद कौन सा आएगा, B। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, DCAB। तो चलो देखते हैं DCAB किसमें है। देखो DCAB ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट,
तो सिंपल SN1 का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको SN1 की रिएक्टिविटी बताना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक आसान सा फिर क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट देख लो किसका सबसे ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो ऐसे ही दिख जाएगा, देखो ये CHBr3 हो गया, ये डाइब्रोमोमीथेन है तो CH2Br2 हो गया, क्लोरोमीथेन है तो CH3Cl हो गया, और ब्रोमोइथेन है तो CH3CH2Br हो गया। तो स्टूडेंट क्लियरली दिख रहा है आपको बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का। क्यों? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसी का है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखिए, एक ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, और ये जेल्डाल्स मेथड पे है। हम लोग पढ़ते हैं ना एस्टिमेशन मेथड एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। तो उसी में जो एस्टिमेशन मेथड में दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का है, जहां हम लोग ड्यूमास मेथड पढ़ते हैं, जेल्डाल मेथड पढ़ते हैं, कैरियस मेथड पढ़ते हैं। तो ये आपका जेल्डाल मेथड का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से इसको। कहता है ए सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया 0.5 ग्राम, समझ रहा अच्छे से, वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल्स मेथड, मतलब जेल्डाल का जो सेटअप है उससे पास किया गया, उस हिसाब से ट्रीट किया गया। ठीक, अब देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा समझो यहां पे जेल्डाल मेथड में ये किसके लिए किया जाता है जेल्डाल मेथड। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कितना परसेंट नाइट्रोजन है उसी को डिटेक्ट करने के लिए जेल्डाल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन है, ध्यान से सुनना एकदम क्लियर हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन है उसको जेल्डाल के सेटअप से पास किए, फाइनली दैट गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनिया। ठीक है, समझो, फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया। उस अमोनिया का रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2SO4 से, मतलब अलग से H2SO4 डाले, अरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अमोनिया इवॉल्व कर दिया, और उस अमोनिया, कितना अमोनिया बना इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या इवॉल्व हुआ, जितना नाइट्रोजन था सब अमोनिया के फॉर्म में इवॉल्व हो गया। अब अमोनिया का मोल मिल जाएगा तो नाइट्रोजन का मोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग अमोनिया के मोल में इंटरेस्टेड हैं, तो कि कितना मोल अमोनिया बना है, उसके लिए उसमें H2SO4 डालते हैं। तो इससे बनता है NH4 हॉल 2 SO4। ठीक है, बैलेंस करोगे तो 2NH3 हो जाएगा। तो कितना मोल अमोनिया बना ये हम जानना चाहते हैं। तो जो अमोनिया इवॉल्व होगा उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से, और कन्वर्ट किसमें होगा, NH4 हॉल 2 SO4। अब देखो क्या दिया है जेल्डाल्स मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड वाज एब्सॉर्ब्ड इन, अमोनिया जो निकला उसमें कितना H2SO4 दिया गया, देखो 50 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4, टोटल H2SO4 इतना है। तो टोटल मोल्स ऑफ H2SO4, तो स्टूडेंट मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होगा कि नहीं। मोलरिटी कितना दिया, 0.5 इंटू ये 0.5 है, ठीक है ना, इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 50 मिलीलीटर है तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में आ गया। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 0.5 है तो ये 1/2 कर दूं, एक मिनट, सॉरी 0.5 है तो 1/2 कर सकते हैं इसको, एक मिनट रुको, इसको मैं सही कर दे रहा हूं थोड़ा। देखो तो ये हमारे पास कितना था, टोटल मोल्स 0.5, तो इसको मैं डायरेक्ट 1/2 लिख देता हूं। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया। देखो 1 0 कैंसिल हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 200, इतना ही रहने दो, कैलकुलेशन में भी आसान होगा, या नहीं तो इसको क्रॉस करना है तो 5 से काट दो, 1/40 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इतना ही रखता हूं, टोटल मोल्स ऑफ H2SO4। अब आगे पढ़ो,
द रेसिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। बड़ा लंबा चौड़ा चीज लिख दिया। अब समझो होता क्या है ना, NH3 इवॉल्व हुआ, पहले सिचुएशन समझो, NH3 इवॉल्व हुआ, उसमें H2SO4 डाले। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जितना H2SO4 डाले पूरा का पूरा रिएक्शन ही कर लिया अमोनिया से। अमोनिया इवॉल्व हुआ, अमोनिया एक जगह कलेक्टेड है, उसमें तुमने H2SO4 डाला। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जितना H2SO4 दिए सबसे अमोनिया रिएक्शन कर लिया, नहीं, कुछ H2SO4 से रिएक्शन किया और कुछ H2SO4 बच गया। ठीक है, कुछ H2SO4 बच गया, उसी को रेसिडुअल बोला है। तो कहता है कि रेसिडुअल जो H2SO4 है, बचा हुआ H2SO4, ठीक है, उसको 60 मिलीलीटर इतना m सॉल्यूशन NaOH का रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। मतलब जो बचा हुआ H2SO4 है उसको अगर NaOH दिया जाए, ये अपना Na2SO4 वाटर जो भी बनेगा, ये H2SO4 जो बचा हुआ है रिमेनिंग रेसिडुअल, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना NaOH का रिक्वायरमेंट होता है? देखो, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए 60 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m इतना NaOH का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये 2 NaOH होगा, बैलेंस करोगे तो। अब यहां से तुम देखो NaOH का कितना मोल रिक्वायर्ड हुआ, तो मोल्स ऑफ NaOH समझना, मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, मोलरिटी कितना है 0.5 और ये 60, तो देखो 0.5 मतलब 1/2 लिख दो मोलरिटी, इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 60/1000, 1010 कैंसिल, 6/200 इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, बाकी और क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या निकाले, जो बचा हुआ H2SO4 है उसको देखो यहां पे लिखे, उसके लिए NaOH कितना रिक्वायर्ड है, 60 मिलीलीटर 0.5 m, मतलब कितना मोल, 6/200 मोल NaOH इतना। तो H2SO4 कितना होगा सोचो, 2 मोल है तो H2SO4 कितना रिक्वायर्ड, 1 मोल। अरे स्टोइचियोमेट्री देखो, 2 मोल के लिए 1 मोल, तो कितना मोल आया, 6/200। मतलब इसका हाफ जो है, ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ रेसिडुअल H2SO4 कितना होगा, यहां पे देखो, मोल्स ऑफ H2SO4 रेसिडुअल ये कितना होगा, तो इसका आधा, इसका मोल कितना था 6/200, तो इसका आधा कितना होगा भाई, 3/200 होगा कि नहीं होगा। इसका हाफ करेंगे तो 2 से इसको काट दो तो 3/200 होगा कि नहीं। तो 3/200 रेसिडुअल H2SO4 का मोल है। तो अमोनिया से कितना रिएक्ट किया होगा, अब ये समझो, तो अमोनिया से कितना रिएक्ट किया होगा H2SO4, अभी हम ये जानना चाहते हैं। तो देखो टोटल मोल H2SO4 का कितना था स्टूडेंट, 5/200, रेसिडुअल मोल कितना आया 3/200। तो मोल्स रिएक्टेड विथ, थोड़ा लेंदी है समझने के लिए, एक बार बना लोगे फिर आसान हो जाएगा। मोल्स रिएक्टेड विथ क्या, अमोनिया, तो कितना हो जाएगा, टोटल मोल था 5/200 माइनस कितना करेंगे 3/200, तो 2/200 मतलब 1/100। अब समझो, अब क्लियर हो जाएगा। ये 1/100 मोल H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट किया था। तो अब यहां पे आ जाओ, H2SO4 का कितना मोल रिएक्ट किया, 1/100। तो अब देखो NH3 का कितना मोल होगा, NH3 का कितना मोल होगा, इसका अगर 1/100 है तो उसका डबल 2/100 होगा। 2/100 मतलब 1/50, मतलब अमोनिया का मोल अब बन गया हम लोगों से। अमोनिया का मोल कितना मिला फाइनली, देखो मोल्स ऑफ अमोनिया 1/50। अब 1 मोल अमोनिया में कितना मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी इतना ही होगा कि नहीं होगा। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये भी होगा 1/50। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14/50। और इसलिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट कितना था 14/50, ये आ चुका है। तो 14/50 नाइट्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.5 ग्राम लिखे थे, तो ये 0.5 और इंटू 100, और ये सॉल्व करो 28 दूनी 56, 56% आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसको हम और मेथड से कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट से करते हैं और आसानी से बनता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर इस तरह से आपका अच्छे से हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलो करेक्ट आंसर हो गया इसका 56%, तो 95 का आंसर हो गया फर्स्ट। एक बार अपने से बना लोगे ना पूरा कंसेप्ट क्लियर, बहुत फास्ट बनेगा उसके बाद, और इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं था, इजी कैलकुलेशन था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ओके 95 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है 97. Among given pair, choose the compound that will react faster with NaI acetone. स्टूडेंट एसीटोन में NaI क्या देगा? I-, तो I- से फास्ट कौन रिएक्ट कर रहा है ये हमको बताना है इन दोनों में। तो फर्स्ट है 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। डिफरेंस किस चीज का है? लिविंग ग्रुप का। एक में लिविंग ग्रुप क्लोरीन है और एक में लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है स्टूडेंट? ब्रोमीन। तो इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? वाई की। मतलब ए में जो एक्स और वाई दिया है तो इसमें वाई का रिएक्टिविटी ज्यादा हुआ। फिर बी में देखो ये क्या लिखा है? 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो रिएक्शन कौन सा होता है? ये SN2 होता है ना, और SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन करेगा ना, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एज कंपेयर टू 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसमें हो जाएगा किसका रिएक्टिविटी ज्यादा? एक्स का। तो ए का हो गया वाई, बी का हो गया एक्स। चलो देखो कौन से ऑप्शन में, ए का वाई, बी का एक्स। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये सारा था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन, जितना भी था हम लोग अच्छे से सभी को समझने का कोशिश किए। एकदम प्योर नीट के पैटर्न पे क्वेश्चन था। आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं बना था उसको घर पे एक बार जरूर से सॉल्व करेंगे, और जहां दिक्कत होगा इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।